हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर सिद्धार्थ बायोलॉजी क्लासेस। आज हम स्टडी करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के लास्ट लेक्चर को। आज का जो लेक्चर होगा बेटा, ये सबसे लास्ट लेक्चर होगा थर्मोडायनेमिक्स का। बिफोर इन दिस वीडियो हमने स्टडी किया था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जहां पे हमने बताया था कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ऑल्सो नोन एज कंजर्वेशन ऑफ लॉ। इसके बाद हमने देखा था एंथैल्पी। एंथैल्पी मीन्स क्या होता है बेटा? तो एक कांस्टेंट प्रेशर में कोई भी सिस्टम कितनी हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एंथैल्पी। क्या होता है फॉर्मूला एंथैल्पी का? तो मैंने बताया था H = U + PV। ये था एंथैल्पी का फॉर्मूला। फिर हमने डिफरेंट टाइप के एंथैल्पी के फॉर्म्स देख लिए थे, लाइक एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन एटसेट्रा। आज हम स्टडी करेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट को, दिस इज एंट्रोपी। मैं फिर से बता देता हूँ, पूरे थर्मोडायनेमिक्स में आपके 3 मेन पॉइंट्स हैं। सबसे पहला फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फिर आपका आ जाएगा थर्मोकेमिस्ट्री जिसमें आप स्टडी करेंगे एंथैल्पी और एंट्रोपी, और लास्ट में आ जाएगा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो आज हम स्टडी करेंगे एंट्रोपी। काफी अच्छा वर्ड है एंट्रोपी। और एंथैल्पी दोनों सिमिलर साउंड क्रिएट होते हैं, बट एंथैल्पी में क्या होता है, एक कांस्टेंट प्रेशर में कोई सिस्टम कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है, दैट इज एंथैल्पी। बट एंट्रोपी क्या होता है बेटा? तो एंट्रोपी मीन्स होता है कि एक सिस्टम में कितनी अनसर्टेनिटी है, कितने उसमें रैंडमनेस है, उन रैंडमनेस की जो मेजरमेंट है उसको हम क्या बोलते हैं? एंट्रोपी। ठीक है, रैंडमनेस मीन्स होता है उसमें कितने ज्यादा इम्प्योरिटीज हैं। कैसे? तो देखते हैं। एंट्रोपी को हम हमेशा किससे डिनोट करते हैं? एस या फिर डेल्टा एस से, जहां पे डेल्टा एस का मतलब क्या बेटा? चेंज इन एंट्रोपी। सपोज आपको यहाँ फिगर में 3 टाइप की स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, एक ट्रायंगुलर है, एक स्क्वायर है और एक हेक्सागोनल है। सपोज यहाँ पे कोई एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, वन मॉलिक्यूल यहाँ पे कोई प्रेजेंट है। अच्छा, एक वो मॉलिक्यूल सबसे फर्स्ट स्ट्रक्चर में अगर वो क्या करता है, मूवमेंट करता है, तो कहां से कहां मूव करेगा? A to B, B to C, C to A। ठीक है, मतलब इसके 3 पॉइंट्स हैं जहां पे वो प्रेजेंस हो सकता है, आइदर A में, आइदर B में, आइदर C में। अच्छा, अगर हम स्क्वायर की बात करें तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है उसके लिए जो रैंडमनेस है यहाँ पे अब इंक्रीज हो गया है। पहले उसके पास 3 पॉइंट्स थे, अब उसके पास यहाँ पे कितने पॉइंट्स हैं? 4 पॉइंट्स हैं। पॉइंट A to B, B to C, C to D, D to A। अगर वही जो मॉलिक्यूल है कहाँ जंप कर देता है? स्ट्रक्चर नंबर 3 में, दैट इज हेक्सागोनल। तो यहाँ पे उसके लिए पॉइंट्स और बढ़ जाते हैं, A to B, B से C, C to D, D to E, E to F। मतलब आप हर स्ट्रक्चर में देख रहे हो तो यहाँ पे रैंडमनेस इंक्रीज हो रहा है, अनसर्टेनिटी इंक्रीज हो रही है। अनसर्टेन मींस कि आप यहाँ पे उस मॉलिक्यूल की जो प्लेस है उसको हम सर्टेनिटी डिफाइन नहीं कर सकते। हर एक स्ट्रक्चर में उसकी जो सर्टेनिटी है वो धीरे धीरे क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, क्योंकि उसके पास नंबर ऑफ प्लेस क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। ये जो रैंडमनेस है, इसी रैंडमनेस की मेजरमेंट को हम क्या बोलते हैं? एंट्रोपी। अगर मैं इसको बोल दूं कि जो फिगर नंबर ए सॉलिड है, फिगर नंबर ए सॉलिड है, 2 हमारा क्या हो जाएगा? लिक्विड, और नंबर सी हो जाएगा हमारा गैसियस। तो बेसिकली वी कैन से दैट एंट्रोपी इज मैक्सिमम इन गैसियस कंडीशन। व्हाई? तो इन गैसियस कंडीशन इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस आर मैक्सिमम। अगर हम गैसियस कंडीशन की बात करते हैं तो गैस में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच का जो इंटर डिस्टेंस है बहुत ज्यादा हाई होता है। कंपैरिजन टू लिक्विड वो कम होता है, एंड कंपैरिजन टू सॉलिड वो बहुत ही ज्यादा क्या होता है? कम होता है। बिकॉज इन सॉलिड कंडीशन मॉलिक्यूल्स आर जस्ट कोलैप्स विद ईच अदर। तो बेसिकली वी कैन से दैट एंट्रोपी मेजरमेंट इन gaseous is maximum than liquid and solid. Now
हाउ टू कैलकुलेट या फिर बोल सकते हैं फॉर्मूला ऑफ एंथैल्पी क्या है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे बहुत सारे हमारे जो क्वेश्चंस है न्यूमेरिकल के वो सॉल्व हो सकते हैं। क्या है फॉर्मूला, डेल्टा एस मींस एंट्रोपी इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, वेयर क्यू मींस क्या होगा बेटा, हीट। क्यू मींस क्या होगा, हीट। रिवर्सिबल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कंटिन्यू क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहा है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। वाइल टी का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर। और टेम्परेचर हमेशा हम किस में लेते हैं, केल्विन में। वेरी गुड। तो के फॉर यहाँ पे क्या हो जाएगा, केल्विन। Now we study of how to calculate entropy in different process। अब हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप के जो थर्मोडायनेमिक्स के प्रोसेस होते हैं, जैसे कि आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक एंड ट्रांसफॉर्मेशन, इन सब डिफरेंट टाइप के प्रोसेस में एंट्रोपी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टडी कर लेते हैं केस नंबर 1 आइसोथर्मल प्रोसेस में। व्हाट डू मीन बाय आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसो का मतलब क्या होता है बेटा, आइसो मीन्स होता है सेम, कांस्टेंट। थर्मल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टेम्परेचर को। तो ऐसा प्रोसेस इन विच टेम्परेचर आर कांस्टेंट नोन एज आइसोथर्मल प्रोसेस। ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर क्या हो बेटा, कांस्टेंट हो। ठीक है ना। अब यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया है। तो जो डेल्टा यू है वो भी क्या हो जाएगा, जीरो। डेल्टा यू मतलब क्या होता है बेटा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी known as delta U, that is, now what is the formula of entropy, delta S equal to Q reversible upon T। मैंने यहाँ पे सबसे पहले क्या अप्लाई कर दिया, फर्स्ट थर्मोडायनेमिक लॉ, दैट इज डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W। बिकॉज डेल्टा U पहले से क्या है, जीरो है, कांस्टेंट है, तो डेल्टा U की वैल्यू क्या है, जीरो। नाउ Q प्लस W, अब ये जो प्लस W है ये इस तरफ क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ये जो प्लस W है इस तरफ क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, और U की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस W। नाउ वर्क क्या हम जानते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज -2.303 nRT log 10 इंटू V2 अपॉन V1। ये जो माइनस है और ये जो माइनस है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस में। नाउ Q रिवर्सिबल 2.303 nRT log 10 V2 अपॉन V1, ये हमारा किसका फॉर्मूला निकल गया, Q रिवर्सिबल का। नाउ अब हम इसको किसमें पुट कर देंगे, फॉर्मूला ऑफ एंट्रोपी, दैट इज डेल्टा S इक्वल टू Q रिवर्सिबल अपॉन T। डेल्टा S Q रिवर्सिबल अपॉन T, तो Q रिवर्सिबल का हमने यहाँ पे क्या कर दिया, फॉर्मूला पुट कर दिया, 2.303 nRT log 10 V2 अपॉन V1 अपॉन T, जहां पर T और T क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा ना। डेल्टा S की वैल्यू क्या आ गई, 2.303 nR log 10 इंटू V2 अपॉन V1। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस में। नाउ सेकेंड प्रोसेस क्या बेटा, एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस मींस क्या होता है, दोस प्रोसेस इन विच एक्सचेंज ऑफ हीट इज जीरो। ऐसा प्रोसेस जहां पर हीट का जो एक्सचेंज है वो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, those process are known as adiabatic process। तो अगर हीट एक्सचेंज जीरो है तो यहाँ पे Q भी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, जीरो। इन दिस केस एंट्रोपी यहाँ पे क्या जाएंगे, जीरो। डेल्टा S इक्वल टू Q रिवर्सिबल अपॉन T, बिकॉज Q रिवर्सिबल यहाँ पे क्या है, जीरो है, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे जो एंट्रोपी है वो क्या हो जाएगा, जीरो। हमेशा याद रखिएगा, एमसी क्वेश्चन में आ सकता है एमसीक्यू के फॉर्म में,
इन विच प्रोसेस एंट्रोपी इज जीरो। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? एडियाबैटिक प्रोसेस, बिकॉज एडियाबैटिक प्रोसेस देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट टेक्स प्लेस। नेक्स्ट है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसो मीन्स क्या होगा बेटा? सेम, कोरिक रिप्रेजेंट वॉल्यूम। ऐसा प्रोसेस जहां पर वॉल्यूम क्या हो? कांस्टेंट हो। अच्छा, यहाँ पे जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो एक्चुअली हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? हीट कैपेसिटी की, डिनोटेड बाय CV। तो हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे? DS। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, जब चेंज लार्ज स्केल में हो, जब चेंज लार्ज स्केल में हो तो हम क्या साइन यूज करते हैं? ट्राइंगुलर का, ऑल्सो नोन एज डेल्टा। और जब चेंज स्मॉल लेवल पे हो तब हम यहाँ पे यूज करते हैं स्मॉल d लेटर का, इट इज ऑल्सो नोन एज डेल्टा। तो हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? स्मॉल d की, मतलब चेंज कैसा है? काफी ज्यादा स्मॉल है। स्मॉल d एज इक्वल टू स्मॉल d इंटू क्यू रिवर्सिबल अपॉन t। नाउ अब यहाँ पे हम इंटीग्रेशन लगा देते हैं। तो इंटीग्रेशन कहाँ हो रहा है? S2 से S1 से S2, ds इक्वल टू dq अपॉन t इंटीग्रेशन फ्रॉम S1 टू S2। नाउ अब इंटीग्रेशन को, साइन को हटाने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज कर लेते हैं? लॉग यूज कर लेते हैं। डेल्टा S इक्वल टू 2.303 n। किसकी बात कर रहे हैं? हीट कैपेसिटी की। हीट कैपेसिटी इज डिनोटेड बाय CV। तो NCV इंटू log 10 अपॉन T2, log 10 इंटू T2 अपॉन T1। नाउ नेक्स्ट हमारा प्रोसेस है आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक मींस क्या होता है बेटा? अगेन आइसो मींस सेम और बार किस लिए रिप्रेजेंट होता है? प्रेशर के लिए। मतलब क्लियर है, प्रोसेस इन विच प्रेशर आर कांस्टेंट। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे? CP की। CP मींस होता है मोलर हीट कैपेसिटी। अच्छा, इस आइसोबारिक प्रोसेस में एंट्रोपी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है? DS। अगेन हम किसकी बात कर रहे हैं? स्मॉल चेंज की बात कर रहे हैं। DS इक्वल टू dQ अपॉन T, वेयर DS कहां से कहां हो रहा है? स्मॉल चेंज T1 से T2। DS इक्वल टू इंटीग्रेशन T1 से T2 D2 अपॉन T। वी नो दैट Q का जो फॉर्मूला है, Q की जो वैल्यू होती है वो कितनी है? NCP dt। तो हम यहाँ पे Q की वैल्यू को क्या करते हैं? पुट कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन फ्रॉम T1 टू T2, Q की वैल्यू को यहाँ पे पुट अप कर दिया, NCP dt। T और T यहाँ पे क्या हो गया? कैंसल हो गए। नाउ अब इंटीग्रेशन के साइन को हटाने के लिए हमने क्या यूटिलाइज कर लिया? लॉग यूज किया। तो डेल्टा S की वैल्यू क्या हुई? फाइनली 2.303 NCP मोलर हीट कैपेसिटी log 10 from T2 upon T1। दिस इज आइसोबारिक प्रोसेस एंट्रोपी। नंबर 5 है फेज ट्रांसफॉर्मेशन। फेज ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स होता है कि जब सॉलिड किस में चेंज हो जाए? लिक्विड में। अगर लिक्विड किस में चेंज हो जाए? गैस में। इट इज नोन एज वेपराइजेशन। और सॉलिड अगर गैस में चेंज होता है तो उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। लिक्विड किस में चेंज हो जाए? गैस में। दिस इज नोन एज फेज ट्रांसफॉर्मेशन। तो फ्यूजन में देख लेते हैं। तो फ्यूजन मीन्स व्हाट? तो फ्यूजन में सॉलिड किस में चेंज होगा बेटा? लिक्विड में। तो इसके लिए एंट्रोपी क्या होगी? डेल्टा S इक्वल टू डेल्टा HF अपॉन TF। जहां पर ये जो पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा? फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा। नंबर 2 वेपराइजेशन। वेपराइजेशन मीन्स क्या होता है? वेपर का फॉर्मेशन होगा। कैसे? जब लिक्विड किस में चेंज हो जाएंगे? गैस में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? एंट्रोपी डेल्टा S इक्वल टू डेल्टा HV अपॉन TB। दिस इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे एंट्रोपी का पूरा पार्ट खत्म होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स।
तो बिफोर वी गोइंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यहाँ पे दो प्रोसेस होते हैं। एक प्रोसेस होता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, एक प्रोसेस होता है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। नाम से पता चल रहा है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मीन्स व्हाट, ऐसा प्रोसेस जो खुद ब खुद अपने सेल्फ में क्या कर सकता है, रन कर सकता है। देयर इज नो नीड ऑफ एनर्जी। अगर एनर्जी देनी भी पड़ी तो सिर्फ इनिशियल पॉइंट पे, बाकी वो खुद ब खुद क्या होगा, वो प्रोसेस कंटिन्यू रन करेगा। अगर मैं बात करूँ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की, तो ऐसा रिएक्शन जो अपने आप क्या नहीं होता, रन नहीं होता। अगर हमको प्रोसेस को रन कराना है तो इसलिए हमको क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी प्रोड्यूस या फिर एनर्जी वहां पे इम्प्लीट करनी पड़ेगी, देन वो प्रोसेस क्या करेगा, रन करेगा। तो आगे हम डिस्कस करेंगे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, देन सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आइए देखते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमको दो टाइप के प्रोसेस दिखते हैं। इन सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोसेस प्रेजेंट। एक प्रोसेस है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, दूसरा प्रोसेस है बेटा नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। नाम से पता चल रहा है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मीन्स क्या है, द प्रोसेस दैट अकर्स ऑन इट्स ओन। ऐसे प्रोसेस जो खुद ब खुद क्या होते हैं, अकर होते हैं। नंबर 2, देयर इज नो नीड टू सप्लाई एनर्जी। एक छोटा सा स्टार पॉइंट है कि इन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हमको एनर्जी वहां पे क्या नहीं लेना पड़ता, इनिशिएट नहीं करना पड़ता। पर कभी कभी कुछ एक्सेप्शनल केसेस में हम वहां पे एनर्जी क्या करते हैं, इनिशियल टाइम पे इंट्रोड्यूस करवाते हैं। नेक्स्ट है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ऐसा प्रोसेस जो खुद ब खुद अकर नहीं करता, द प्रोसेस डू नॉट अकर ऑन इट्स ओन। जो खुद अपने आप को क्या नहीं करता, अकर नहीं करता। सेकेंड पॉइंट है सप्लाइड एनर्जी फॉर दिस केस। अगर हमको नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की हम बात करते हैं तो हमको वहां पे कंटिन्यू क्या करना पड़ेगा, एनर्जी को सप्लाई करना पड़ेगा। क्लासिक एग्जांपल स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का ये है कि एक पर्टिकुलर रूम टेम्परेचर पे एक जो आइस है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, मेल्ट होके लिक्विड वाटर में। दिस इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कि नॉर्मल टेम्परेचर में एक जो आइस है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है, किसमें कन्वर्ट हो गया, लिक्विड फेज में। बट वही लिक्विड फेज वापस किसमें कन्वर्ट नहीं होता, आइस में नहीं होता, जब तक हम उसको क्या ना करें, एनर्जी इंट्रोड्यूस ना करवाएं, तब तक वो जो वाटर है वो फ्रीज नहीं होगा। तो दैट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंड इट्स नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मतलब होता है जो खुद ब खुद अकर हो रहा है, एंड नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब जो खुद ब खुद अकर नहीं हो रहा है। इन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस यहाँ पे हमको एनर्जी की कोई नीड नहीं होती, पर कुछ कुछ एक्सेप्शनल केसेस में हम वहाँ पे एनर्जी को क्या करते बेटा, इंट्रोड्यूस करवाते हैं। बट इन नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हमको एनर्जी क्या चाहिए, सप्लाई चाहिए। नाउ वी डिस्कस अबाउट सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आइए देखते हैं व्हाट इज सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलते हैं बेटा, the entropy of any isolated system always increases। किसी भी सिस्टम की जो एंट्रोपी है वो कंटिन्यू क्या होती है, हमेशा इंक्रीज होती है। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की जो एंट्रोपी है, एंट्रोपी मींस उसमें जितने रैंडमनेस है, जितनी उसकी अनसर्टेनिटी है, वो हमेशा किस कंडीशन में है, इंक्रीज हो रही है। और इसी डेफिनेशन को हम डिफरेंट फॉर्म में ये बोल सकते हैं, इन एनी सिस्टम all energy exchanges if no energy enters or leaves the system। अगर किसी भी सिस्टम में या तो एनर्जी इंटर नहीं हो रही है या तो एनर्जी लीव नहीं हो रही है, तो जो एनर्जी प्रेजेंट है वो हमेशा क्या होगी, एक्सचेंज होगी। और इसी एक्सचेंजमेंट के कारण उसका जो अनसर्टेनिटी है, उसमें जो रैंडमनेस है, वो हमेशा क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। दैट इज नोन एज थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ। नाउ
we study of very important topic from the thermodynamics, it is lattice energy। ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इससे बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन भी आते हैं नीट लेवल में भी और फंडामेंटल में भी। एक्चुअली लैटिस एनर्जी है क्या, इसके क्या क्या यूजेस हैं, प्लस इसमें कौन कौन सी रिएक्शन प्रेजेंट होते हैं, उन सबको अभी हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स डिफाइन लैटिस एनर्जी। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको लिख देते हैं कैपिटल एल और कैपिटल ई, लैटिस एनर्जी। तो एक्चुअली लैटिस एनर्जी होती क्या है तो देखते हैं। The amount of energy released when one mole of any compound formed। लैटिस एनर्जी क्या है, ये फ्री अमाउंट ऑफ एनर्जी है। लैटिस एनर्जी क्या बेटा, इट इज फ्री अमाउंट ऑफ एनर्जी। कब रिलीज हो रही है, जब वन मोल आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है। इट मींस वन मोल आयनिक कंपाउंड के बनने पे जितनी एनर्जी रिलीज होती है, they all release energy is considered as lattice energy। आयनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं तो यू नो दैट गैसियस एनायन और कैटायन मिलके क्या बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड। फॉर एग्जांपल NaCl, ये NaCl क्या बेटा, आयनिक कंपाउंड है। NaCl क्या है, आयनिक कंपाउंड है। इस NaCl का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, कैटायन और एनायन से। कैटायन क्या है, सोडियम पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव, Na प्लस और Cl नेगेटिव मिलके क्या बनाते हैं, NaCl। और ये Na पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव जब आपस में कंबाइन होते हैं तो एक एनर्जी जनरेट होती है। दिस एनर्जी इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। अच्छा, देयर इज नो डायरेक्ट मेथड, जस्ट काइंड फॉर इंफॉर्मेशन, यहाँ पे लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट करने का कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है। इसके लिए एक साइंटिस्ट थे बॉर्न हैबर करके, उन्होंने एक साइकिल को क्या किया था, प्रपोज किया था, डिस्कवर किया था। तो उनको ऑनरेबल मेंशन के लिए हम इसको क्या बोल देते हैं, BHC, बॉर्न हैबर साइकिल। इस बॉर्न हैबर साइकिल के थ्रू हम लैटिस एनर्जी को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। आई रिपीट, there is no direct method to calculate lattice energy, but we can use Born-Haber cycle to calculate lattice energy amount। नेक्स्ट चलिए आइए देखते हैं कि कैसे Na प्लस और Cl निगेटिव मिलके NaCl का फॉर्मेशन करते हैं और कैसे हम लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट करने से पहले एक छोटा सा पार्ट हम चेकआउट कर लेते हैं। दिस इज हीट ऑफ फॉर्मेशन, आल्सो कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। मतलब जब कोई किसी भी चीज का फॉर्मेशन होता है तो वहां से जो हीट रिलीज हो रही है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो कैसे डिफाइन करेंगे, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, अदर हीट ऑफ फॉर्मेशन इज रिप्रेजेंट बाय डेल्टा HF। H मतलब क्या है, हीट, F मतलब होता है फॉर्मेशन। क्या होता है हीट ऑफ फॉर्मेशन, तो देखिए, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड व्हेन वन मोल ऑफ कंपाउंड फॉर्म्ड। जब A1 मोल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो वहां पे जो हीट रिलीज हो रही, जितनी अमाउंट रिलीज हो रही है उसको हम बोलते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन। कब, इट्स एलिमेंट इन प्योर एंड स्टेबल स्टेट। जब कोई एलिमेंट प्योर और अपने स्टेबल स्टेट में प्रेजेंट होता है, ऑलवेज कैटायन और एनायन जब दोनों मिलके क्या कर लेते हैं, बाइंड हो जाते हैं, तो वन मोल आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी कंपाउंड बनेगा उसको हमको हमेशा किस मोल में लेना है, ओनली वन मोल में। तो उस वन मोल के कंपाउंड के बनने पे जितनी एनर्जी, जितनी हीट रिलीज हुई है उसको बोलते हैं हम हीट ऑफ फॉर्मेशन, अदर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल Na प्लस Cl मिलके क्या बनाए, NaCl, Mg प्लस O मिलके क्या बनाए, MgO, इस प्रकार का। नेक्स्ट हम एग्जांपल देख लेते हैं NaCl का। नाउ वी कैलकुलेट लैटिस एनर्जी, कैसे ये बॉर्न हैबर साइकिल क्रिएट होता है। तो एग्जांपल हमने क्या दिया है, Na कैटायन एंड क्लोरीन Cl नेगेटिव एनायन मिलके क्या बनाए, NaCl का वन मोल। तो
तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन को बैलेंस कर लूँगा। यहाँ पे सोडियम का 1 मॉलिक्यूल है, यहाँ भी सोडियम का 1 मॉलिक्यूल है, यहाँ पे क्लोरीन भी 1 मॉलिक्यूल है, यहाँ भी क्लोरीन 1 मॉलिक्यूल है। पर अकॉर्डिंग टू हीट ऑफ फॉर्मेशन ये जो एलिमेंट है ये अपने प्योर कंडीशन में रहने चाहिए। तो प्योर कंडीशन में जो सोडियम है वो सॉलिड होता है और क्लोरीन हमेशा क्या होता है, गैसियस में। तो क्लोरीन गैसेस हमेशा 2 मॉलिक्यूल होते हैं, Cl2 लिखा जाता है। दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे, बिकॉज मुझे सोडियम क्लोराइड में क्लोरीन का 1 एटम चाहिए, बिकॉज यहाँ पे क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल्स गैसियस कंडीशन में रहते हैं। दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे क्लोरीन का हाफ मॉलिक्यूल यूज करूंगा। चलिए, तो सबसे पहले क्या होगा, जो सोडियम सॉलिड स्टेट में था उसको मैं किस में कन्वर्ट करूंगा, सोडियम को गैसियस स्टेज में। इसके लिए मैं क्या करूंगा, सब्लिमेशन एनर्जी को यूज करूंगा। सब्लिमेशन एनर्जी मींस क्या होता है, when 1 mole solid convert into 1 mole of gaseous। 1 मोल सॉलिड को 1 मोल गैसेस में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी लगती है वो एनर्जी क्या होती है, सब्लिमेशन एनर्जी। तो ड्यू टू द सब्लिमेशन एनर्जी ये सोडियम सॉलिड किस में चेंज हो गया, सोडियम गैसेस में। बिकॉज मैंने यहाँ पे एनर्जी दिया है, इसी कारण यहाँ पे क्या साइन लगाया, प्लस का। नाउ अब ये सोडियम गैस तो बन गया, प्लस मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कैटायन। तो इसमें एक प्लस का चार्ज लाना पड़ेगा। प्लस का चार्ज कब होगा, जब एक इलेक्ट्रॉन ऐसे क्या होंगे, रिमूव होंगे। यस और नो, बिल्कुल यस। तो एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी लगती है, दोज एनर्जी इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। तो 1 मोल ऑफ गैसियस कंडीशन से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना में जितनी एनर्जी लगती है उसको मैं क्या बोलता हूँ, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ड्यू टू द आयोनाइजेशन एनर्जी सोडियम गैस इसमें कन्वर्ट हो गया, सोडियम पॉजिटिव में कैटायन में चेंज हो गया है, प्लस का चार्ज आ गया है। बिकॉज यहाँ भी मैंने एनर्जी लगाई है, इसी कारण यहाँ पे कैसा साइन दूंगा, प्लस का। अब मुझे क्या मिल गया, कैटायन। नाउ अब मुझे क्या चाहिए, एनायन। एनायन कौन है, क्लोरीन है। कितने मॉलिक्यूल थे, क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल थे गैसियस कंडीशन में। तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, डिसोसिएट करना पड़ेगा क्योंकि मुझे क्या चाहिए, हाफ मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, डिसोसिएशन एनर्जी को यूज करता हूँ। डिसोसिएशन एनर्जी को और क्या बोलते हैं हम, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ये क्या होता है, तो दिस इज अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स। तो जब मैं क्लोरीन के 2 एटम को ब्रेक डाउन करूंगा, देखिए ये पर यहाँ पे ज्यादा क्लियर हो जाएगा, Cl2 Cl Cl 2 मॉलिक्यूल्स हो गए, मुझे तो चाहिए 1 मॉलिक्यूल। दैट्स व्हाई मैंने इसको यहाँ पे क्या लिया है, हाफ लिया है। तो विद द हेल्प ऑफ डिसोसिएशन एनर्जी मैंने क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल को क्या कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया, और मुझे 1 मॉलिक्यूल किसका मिल गया, क्लोरीन का। बिकॉज यहाँ भी मैंने डिसोसिएशन एनर्जी यूटिलाइज की, इसी का यहाँ पे कैसा चार्ज है, प्लस का। नाउ अब इस क्लोरीन गैसियस एटम से मुझे क्या बनाना है, क्लोरीन एनायन। मतलब यहाँ पे मुझे एक इलेक्ट्रॉन को इनपुट करवाना है। जब मैं एक इलेक्ट्रॉन इसमें इनपुट कराऊंगा तो किसका चार्ज आएगा, माइनस का। तो एक इलेक्ट्रॉन को गैसियस कंडीशन में पुटअप कराने के लिए जितनी एनर्जी लगती है वो एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अच्छा, इस एफिनिटी में इलेक्ट्रॉन को जब मैं मूव कराऊंगा तो यहाँ से एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। एनर्जी यहाँ पे क्या होगी, रिलीज होगी। Basically we can say that electron affinity is the amount of released energy। ध्यान दीजिएगा, electron affinity is the amount of released energy when an electron is attached to a gaseous condition particles। जब gaseous condition में कोई एलिमेंट है और वहां से एक इलेक्ट्रॉन अटैच होता है तो उस इलेक्ट्रॉन के अटैच होने में जो एनर्जी रिलीज होती है, those energy is known as electron affinity। बिकॉज यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है तो कैसा साइन है, माइनस का। तो ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन किस में चेंज हो जाएगा, निगेटिव में। नाउ ये जो सोडियम पॉजिटिव है, जो क्लोरीन नेगेटिव है, ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, कंपाउंड फॉर्मेशन करेंगे, दैट इज NaCl। और इस प्रोसेस में एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। इस रिलीज एनर्जी को हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी।
तो हीट ऑफ फॉर्मेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, सब्लिमेशन एनर्जी प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस डिसोसिएशन एनर्जी। हमेशा याद रखना है यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल हैं, दैट्स व्हाई हम यहाँ पे डिसोसिएशन एनर्जी बाय 2 करेंगे, माइनस क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, माइनस लैटिस एनर्जी भी क्या होती है, रिलीज होती है, बिकॉज लैटिस एनर्जी भी क्या रिलीज है, तो माइनस लैटिस एनर्जी। जब इसका डेटा को आप इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, हीट ऑफ फॉर्मेशन या फिर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, दैट्स इट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गिब्स फ्री एनर्जी। तो इसको समझने से पहले हम देख लेते हैं वर्क डन को, कि वर्क डन क्या है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस पी डेल्टा वी, पी इक्वल टू प्रेशर, डेल्टा वी मतलब क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम, है ना। अब हमेशा याद रखना, अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, अगर किसी का भी वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो नॉर्मल सी बात है, वो कंडीशन कैसा है, एक्सपांड कंडीशन, वहाँ पे चीजें क्या हो रही है, एक्सपांड हो रही है। सिमिलरली अगर वॉल्यूम वहाँ पे कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो कोई भी चीज क्या हो रही है, कंप्रेस हो रही है। तो हमको हमेशा केमिस्ट्री में 2 टाइप के वर्क देखने को मिलते हैं, एक होता है एक्सपेंसिव वर्क, दूसरा होता है नॉन एक्सपेंसिव वर्क। एक्सपेंसिव वर्क मतलब क्या होता है, जब वर्क डन क्या हो, विद चेंज इन वॉल्यूम। इन एक्सपेंसिव वर्क डन चेंज विद इन वॉल्यूम। और नॉन एक्सपेंसिव में क्या होगा, वर्क डन विदाउट एनी एक्सपेंशन। जब बिना किसी एक्सपेंशन के वर्क डन हो तो उसको हम बोलते हैं नॉन एक्सपेंसिव। नाउ वी कैलकुलेट गिब्स फ्री एनर्जी। नाउ ये जो गिब्स फ्री एनर्जी है, इट इज डिनोटेड बाय जी। तो खाली जी कैसा होता है, सिग्निफिकेंट होता है, विच कैन नॉट मेजरमेंट। इसी कारण हम इसको हमेशा किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा जी से। डेल्टा जी मतलब होता है चेंज इन फ्री एनर्जी। डेल्टा जी की जो वैल्यू हमेशा क्या होती है, नॉन एक्सपेंसिव होती है। अच्छा, यहाँ पे जो जी है उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, h माइनस टी एस। दे ऑल्सो सिग्निफिकेंट नंबर, तो इसको हम मेजरमेंट कर ही नहीं सकते, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, चेंजेस ले आते हैं। तो डेल्टा जी इक्वल एच माइनस टी एस के सामने हमने क्या लिया है, चेंजेस ले आया। तो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा टी एस। इसी फॉर्मूले को हम दूसरे वे में लिख सकते हैं, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, वेयर डेल्टा जी इक्वल टू, डेल्टा जी क्या बेटा, चेंज इन फ्री एनर्जी, डेल्टा एच क्या है, चेंज इन एंथैल्पी, T मीन्स क्या होता है, टेम्परेचर, और जो डेल्टा एस है दिस इज चेंज इन एंट्रोपी। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसी के साथ आज हमारा लेक्चर और हमारा जो टॉपिक है कंप्लीट होता है। दिस इज चैप्टर नंबर 6 थर्मोडायनेमिक्स। आई होप आज का आपको सेशन पसंद आया होगा। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेटा।